अनिका ने हॉस्पिटल का सर्वर हैक किया था क्योंकि वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसके बाद वह मिस्टर मारवा के साथ कार से उतरी और सन्नी के रूम की ओर चल पड़ी। सन्नी के आईसीयू रूम में पहुंचने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, तुम जाकर डॉक्टर से मिल लो, तब तक मैं सन्नी को देखकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अनिका की बात सुनकर रोहित डॉक्टर से मिलने चला गया और अनिका सन्नी के रूम में दाखिल हो गई। अनिका ने देखा कि एक नर्स पास के सोफे पर बैठी हुई है और उसकी आंख लग चुकी है। अनिका ने पहले सावधानी से चारों तरफ देखा और फिर सनी की टेबल पर रखी फाइल को उठाकर बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगी। फाइल को अच्छी तरह पढ़ने के बाद अनिका ने एक नैपकिन से फाइल से अपने फिंगरप्रिंट को साफ किया और वापस उसी जगह रख दी। रूम से बाहर निकलकर अनिका रोहित और डॉक्टर के पास पहुंची। अनिका को देखते ही डॉक्टर ने खड़े होकर वेलकम किया और अपना हाथ अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वेलकम डॉक्टर अमृता। अनिका ने अपने चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं आने दिए। शांत भाव से डॉक्टर के साथ हाथ मिलाया और रोहित के पास वाली सीट पर बैठ गई। अनिका का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर डॉक्टर को अपनी गलती का रियलाइज हुआ। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर अमृता, आई होप जल्द ही आपकी याददाश्त वापस आ जाए और आप फिर से मरीजों को प्राणदान करने लगे और सबसे पहले अपने देवर सनी की जान बचाएं। डॉक्टर एक बार फिर से सनी के केस को लेकर सारी डिटेलिंग मिस्टर मारवा को बताने लगे। अनिका दूसरी ओर देखते हुए चुपचाप सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। अंत में डॉक्टर ने कहा, अब आप जब चाहे तब यहाँ से किसी दूसरे बड़े अस्पताल में सनी को शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ हिज कंडीशन इज स्टेबल। रोहित ने डॉक्टर से हाथ मिलाया और थैंक यू डॉक्टर कहकर अनिका के साथ बाहर निकल गया। रोहित और अनिका अपनी कार के पास पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी कार के आगे और पीछे अपनी गाड़ियां लगा दी। मनाली की ठंडी हवाएं किसी के भी बदन को कभी पैदा कर सकती थी, लेकिन रोहित को इस वक्त गर्मी महसूस हो रही थी और इसकी वजह थी कि अब अनिका क्या पूछेगी। लगातार अनिका ने जिस तरह से सवाल दागे थे, रोहित के लिए उनको जवाब देना जितना ज़रूरी था उतना ही मुश्किल भी। रोहित के मन में सिर्फ एक ही डर था, न जाने अनिका सारी बातें का क्या मीनिंग निकालेगी। रोहित ने मुस्कुराकर प्यार से अनिका से कहा, गाड़ी मैं चलाता हूँ। अनिका ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। रोहित ने प्यार से कार का दरवाज़ा खोला। अनिका ड्राइवर के साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई और रोहित जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अभी रोहित ने ड्राइव करना शुरू भी नहीं किया था कि अनिका ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, हाँ तो मिस्टर मारवा हम कहाँ पर थे? रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, वह डॉक्टर नहीं, इंस्पेक्टर अब्बास नहीं, नहीं नहीं इंस्पेक्टर ग्रीवाल। इससे पहले कि अनिका कुछ कह पाती, रोहित ने कहा, क्या मैं सारी बातें सीट पर पहुंचने के बाद बताऊं प्लीज़? अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। रात के 3 बजे का वक्त था और मनाली की सड़कों पर मिस्टर मारवा का काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और अनिका किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह मन ही मन सुबह की घटना को याद कर रही थी। उसके कान में इंस्पेक्टर गरीवाल के शब्द गूंज रहे थे, रोहित मारवा साहब ने भेजा है मुझे। यह सुनकर जैसे ही अनिका आगे की तरफ बढ़ी, इंस्पेक्टर गरीवाल ने अनिका को रोकते हुए कहा, जब आप नाम जान ही चुकी है कि मुझे यहाँ किसने भेजा है, तो फिर पूरी बात भी सुनती जाइए। रोहित साहब का पूरा सच जानना हक है आपका। आखिरकार पत्नी और प्रेमिका दोनों हैं आप उनकी। अनिका अपनी जगह पर रुक गई। दरअसल इंस्पेक्टर गरीवाल खेले खाए खिलाड़ी थे। यूं आसानी से किसी किस्से में फंस जाना उनके लिए भारी मुसीबत खड़ी कर सकता था। इसलिए बड़ी सावधानी से उन्होंने बात को संभालते हुए अनिका से कहा, मैडम आप तो जानती ही हैं, मारवा साहब जैसे बड़े लोगों की मेहरबानियाँ से हम जैसे गरीबों की ज़रूरतें पूरी होती है। भला हम उनकी किसी बात को कैसे मना कर सकते हैं? और फिर बात जब वाइफ की सिक्योरिटी की हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी जान पर खेलकर भी अपनी ड्यूटी निभाएं। और आप तो जानती ही है मैं कानून का कितना बड़ा रखवाला हूँ। अनिका ने तेज़ निगाहों से इंस्पेक्टर गरीवाल की तरफ देखा। इस पर इंस्पेक्टर गरीवाल ने कहा, नहीं मैडम, मुझ जैसे गरीब मुलाजिम पर गुस्सा मत होइए। ठीक है, मैं सब बताता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर गरीवाल ने पिछली रात घटी सारी घटना अनिका को बता दी कि किस तरह अचानक ही रोहित बोल उठा, मेरी अनिका किसी खतरे में और घने जंगल की ओर अकेले ही बढ़ गया। जब इंस्पेक्टर गरीवाल ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह इंस्पेक्टर गरीवाल को पीछा न करने की चेतावनी देकर अनिका की ओर बढ़ गया। लेकिन इंस्पेक्टर गरीवाल उस इलाके के जंगली आदमखोर जानवरों के हमलों और दूसरे अनजान खतरों के बारे में सोचने के बाद रोहित का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां पर अनिका बेहोश थी और पास ही रोहित भी। रोहित को होश में लाने के बाद रोहित से पता चला कि बेहोश अनिका पर भेड़ियों
को हमला करने से रोकने के लिए जब वह भेड़ियों से लड़ रहा था, तब अचानक बैलेंस बिगड़ने से वह गिर गया और उसका सिर पत्थर से जा टकराया, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया था। इंस्पेक्टर गरिवाल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मैडम जी मानना पड़ेगा, रोहित साहब आपसे बेहद प्यार करते हैं, बिल्कुल फिल्मों की तरह। सब तभी तो उन्हें आपसे दूर होते हुए भी यह पता चल गया कि आप किस दिशा में और किस जगह पर हैं, और पीछा करते हुए ठीक मौके पर पहुंच गए। अगर जरा भी देरी हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। और देखिए ना, आपकी चिंता में उन्होंने मुझ पुलिस इंस्पेक्टर को अपना सिक्योरिटी गार्ड बना दिया है। भाई कोई प्यार करने वाला हो तो आपके मारवा साहब जैसा हो। बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर गरिवाल ने कहा, वैसे मैं भी देश के सच्चे सिपाही की तरह इस वाकये में देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और उनकी वाइफ के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होने से ठीक पहले पहुंच गया और अपना फर्ज निभाया। यह सब सोचते सोचते अनिका की आंखें भारी होने लगी और वह अपनी सीट पर ही नींद में चली गई। जहाँ एक और अनिका गहरी नींद में थी, वहीं दूसरी ओर गुलेरिया हाउस में इतनी रात गए हड़कंप मचा हुआ था। श्रेया, आकाश, मेरे लिए रुको, कहते हुए तेजी से अपने रूम से बाहर निकलकर बाहर की ओर दौड़ी। तभी नंदिनी आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। नंदिनी की आवाज़ सुनते ही घर की नौकरानियों ने श्रेया को पकड़ लिया। नंदिनी श्रेया को किसी तरह समझा बुझाकर वापस उसके रूम की तरफ ले गई। तभी मिस्टर करण गुलेरिया फैमिली डॉक्टर के साथ श्रेया के रूम में इंटर हुए। डॉक्टर ने श्रेया से कहा, हेलो श्रेया, कैसी हो? श्रेया ने जवाब दिया, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ हाँ मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक होने से काम नहीं चलेगा। अब बात एक नन्ही सी जान की भी है जो श्रेया के अंदर है, और इसलिए श्रेया को डबल पावर की ज़रूरत है। मैं कुछ विटामिन की गोलियां दे रही हूँ, आपको ठीक समय पर दवाई लेनी है, और फिलहाल आपको अच्छी नींद आ सके इसके लिए एक छोटा सा इंजेक्शन भी। ऐसा कहकर डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन श्रेया को दे दिया। कुछ ही मिनटों बाद श्रेया की आंखें भारी होने लगी और वह गहरी नींद में चली गई। श्रेया के कमरे से बाहर निकलते हुए डॉक्टर ने करण गुलेरिया और नंदिनी से कहा, इस हालत में हम इस तरह रेगुलर श्रेया को नींद का इंजेक्शन नहीं दे सकते। इस वक्त श्रेया के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही उसके होने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। नंदिनी ने कहा, डॉक्टर हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन आज हालात बहुत बुरे हो गए, तब हमें आपको बुलाना ही पड़ा। डॉक्टर ने करण गुलेरिया की तरफ देखते हुए कहा, आकाश की डेथ को काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन श्रेया इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आकाश को इस तरह हेलुसिनेट करना श्रेया या उसके अनबॉर्न बेबी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब दुआ कीजिए कि किसी तरह आपकी बेटी यानी डॉक्टर अमृता वापस अपनी याददाश्त हासिल कर ले और अपनी बेस्ट फ्रेंड और आपकी बहू की जान उसके होने वाले बच्चों के साथ बचा ले। क्योंकि करण गुलेरिया के हाथ पर हाथ रखते हुए, क्योंकि अब डॉक्टर अमृता के अलावा और कोई उम्मीद नहीं। इधर मिस्टर करण गुलेरिया ने डॉक्टर को सी ऑफ किया और डॉक्टर की गाड़ी गुलेरिया से बाहर की ओर निकल पड़ी। वहीं दूसरी ओर मनाली में रोहित की कार ने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में एंट्री की। रोहित अपनी कार से बाहर निकला। अनिका इस वक्त भी गहरी नींद में थी। रोहित ने अनिका की तरफ का दरवाज़ा खोलकर बड़े ही प्यार से अनिका को अपनी बाहों में उठा लिया और स्वीट की प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा। अनिका ने नींद में ही अपनी दोनों बाहें रोहित के गले में डाल दी। रोहित के लिए यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहली बार अनिका को जब रोहित ने दादी माँ के बर्थडे पर गोद में उठाया था तब था, और अनिका ने अपनी दोनों बाहें रोहित के गले में डाल दी थी। इस वक्त रोहित के कान लाल हो गए थे और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे किसी प्रेमी ने प्रेमिका को पहली बार अपनी बाहों में उठाया हो। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही रोहित यूं ही अनिका को अपनी बाहों में उठाए उसके अंदर चला गया। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स ने प्रेसिडेंशियल स्वीट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स पहले से वहां मौजूद थे। रोहित सीधा प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर बढ़ने लगा। अंदर जाकर उसने अनिका को अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटा दिया और वहीं घुटनों के बल बैठकर प्यार से अनिका के चेहरे की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद जब रोहित को होश आया कि वह काफ़ी देर से अनिका के सिरहाने बैठा हुआ है, तब वह वहाँ से उठकर बाहर की ओर चल दिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो अनिका ने अपने बाएं हाथ से रोहित का दायां हाथ पकड़ रखा था, और बिना अपनी आंखें खोले अनिका ने दूसरे हाथ से बिस्तर पर 2 थपकी देकर रोहित को अपने पास सो जाने का इशारा किया। रोहित बेड पर लेटने के लिए अनिका के हाथ छोड़ने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अनिका ने हाथ नहीं छोड़ा और आंखें भी नहीं खोली।
जब रोहित ने अनिका से हाथ छुड़ाने के लिए हल्की सी कोशिश की तो अनिका ने भी कसकर हाथ पकड़ लिया। रोहित के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और अनिका का हाथ पकड़े हुए अनिका के पीछे की तरफ जाकर लेट गया। अनिका का हाथ अनिका की कमर से होते हुए रोहित के हाथ को पकड़े हुए था। रोहित का बायां हाथ अपने सिर के पास और दायां हाथ अभी भी अनिका के हाथ में था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वह हकीकत में इन खूबसूरत पलों को जी रहा है या वह नींद में कोई खूबसूरत सा सपना देख रहा है। यूं ही सोचते हुए कुछ ही पलों में रोहित भी गहरी नींद में सो गया।